अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासिन के साथ। फरवरी की है आज 6 तारीख, साल है 2024। दो अहम मौज़ूआत। एक, पहले की तरह हमेशा की तरह रेलवे के वो पेंशनर्स जो 1,18,000 मेरे इस व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ताज़ा तरीन पेंशन की सूरत हाल बतानी है। मैंने आज वजारत ख़जाना से भी और वजारत रेलवे के इस्लामाबाद दफ्तर से भी सारा दिन राब्ते में रहा हूँ, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपकी नज़र करूँगा। दूसरा है, आपको पता है कि परसों 8 तारीख को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। 266 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे वोट डाले जाएंगे बराह रास्त, और उसके बाद कौमी असम्बली अपने लीडर का यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और सूबाई हुकूमतें, सूबाई जो MPs हैं, वो अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब करेंगे। बड़ी ईमानदारी से तजिया करना है। आपको इस वक्त तक ट्रोलिंग चल रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है, और जो हो रहा है वो असल में है क्या, यानी क्या क्या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में गेम्स चल रही हैं, और किसका फ्यूचर, यानी बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा या नवाज शरीफ बनेगा, या PTI के आज़ाद उम्मीदवार को वज़ीर आज़म चुन सकेंगे। ये जो मेरी नज़र में एक बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तबसरा बनता है, वो हम करेंगे। हमारी किसी की तरफ टिल्ट नहीं है। ज़ाहिर है वोट तो मैंने किसी को देना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरा जर्नलिज्म उस वोट के ताबे है। जर्नलिज्म अलहदा है, मेरी ज़ाती राय अलहदा है। तो मैं यहाँ ज़ाती राय अभी कुछ आपको अर्ज़ करूँगा, और कुछ मैं आपको जो मैं ईमानदारी से जो हालात को पिछले एक तजिया कर रहा था, तो उनको मॉनिटर कर रहा था, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले करते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन की बात। यानी पिछले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले 1-1.5 माह से वो कैंपेन चला रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, और उनके वालिद, आपको याद होगा कि 3-6 महीने पहले इनकी आपस में एक इख्तलाफ, पता नहीं बज़ाहिर तो यही था, उसके पीछे क्या था ये हम कुछ कह नहीं सकते। तो उस बज़ाहिर इख्तलाफ के बाद फिर जरदारी साहब दुबई गए, और दुबई के बाद फिर दोनों बाप बेटे ने बलूचिस्तान में एक जलसा किया, और उस जलसे के बाद बलूचिस्तान के बहुत सारे लीडर जो हैं, जो बाप में थे पहले, वो फिर पीपल्स पार्टी में उनमें से कुछ ज्वाइन कर गए, और पीपल्स पार्टी में वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पॉलिटिकल क्रिएट कर दिया। इस तरह से नवाज शरीफ साहब को अक्टूबर में पाकिस्तान लाया गया। उस वक्त वो कन्विक्टेड भी थे, सब चीज़ें थी, लेकिन वो आए, ये हकीकत है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस चल रहे थे, तोशा खाना का केस, और उसके बाद उनकी अहलिया मोहतरमा के बारे में जो केस, उसका फैसला आया, उससे पहले उनको सैफर का मुकदमे का सामना करना पड़ा। सब जगह पे उनको और शाह महमूद को सजाएं सुना दी गई। अब इमरान खान तो चले गए जेल में, शाह महमूद चले गए जेल में, और जो उनके कैंडिडेट नामजद करता है, या मैं लाहौर की बात करूं तो लतीफ़ खोसा या 1-2 और के अलावा, या शहजाद फरूक है, मरियम के नवासी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ लाहौर में 1NA 119 में, तो वो बाहर नज़र आ रहे हैं। बाकी तकरीबन सारे ही या तो अंडरग्राउंड है, मियां असलम इकबाल से लेके या महमूद रशीद और एजाज चौधरी वगैरह, सारे बिहाइंड द बार्स हैं। अब ऐसे हालात में इलेक्शन का क्या, कैंपेन का क्या माहौल होता है, पाकिस्तान का कल्चर क्या कहता है, ये बात अभी आगे करते हैं। लेकिन अभी ज़रा ब्रॉडर बेस में देखते हैं हुआ क्या है। 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ का जो राइट विंग वोट था, जो उस वक्त PMLN के, उस वक्त उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, यानी वो पाकिस्तान के उन करता धरता लोगों के खिलाफ एक बयानिया बना के खड़े थे कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हैं, हमें वोट दो, वोट को यानी इज्जत दो और इनको छोड़ दो। उसको जो राइट विंग वोट था, उसको तोड़ने के लिए एक मजहबी जमात क्रिएट की गई, उसको सियासी जमात बनाया गया, TLP को। अब TLP ने अपना एक इतना बड़ा वहाँ पे वोट बैंक क्रिएट कर लिया हर हलके में, कि वो जो बनाने वाले थे उनको समझ आई कि ये तो हमसे कुछ शायद गलती हो गई, तो ये तो करना तो चाहते थे हम इस तरह से, लेकिन हो कुछ और ही गया। अब वो बढ़ते बढ़ते जब वो उनके उस कहने सुनने से की लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो फिर उसको यानी आप समझिए कि उसको मॉर्जलाइज करने के लिए, उसको उसके जुस्से में बंद करने के लिए अब एक और पार्टी क्रिएट की गई है। ये मैं आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स जो मेरी नज़र में है, जो मुझे समझ आ रही है, वो मैं बता रहा हूँ। उसको मार्जलाइज करने के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से नई जमात खड़ी की गई। मरकज़ी मुस्लिम लीग के लाहौर में कैंडिडेट जो हैं वो तलहा सईद, हाफिज़ तलहा सईद हैं,
खालिद नेक गुजर हैं, और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी असम्बली में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, मुरीद से लेके कराची तक। अब ये जमात, यानी कि जो जमातें दोनों ही एक ही करैक्टर की जमातें थी, वो उन दोनों का वोट आपस में तकसीम कर दिया गया है। तकसीम करने की चलो कोशिश की गई है, या उनका एक उसकी एक मैकेनिज्म बनाई गई। इस तरह अब आए लिबरल जो मजहबी जमातें हैं, उनमें जमात इस्लामी पाकिस्तान है और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है। वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शानदार बेसिस की हिस्टोरिकली मालिक हैं। वो दोनों भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। अब आइए बड़ी जमातों की तरफ। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ को लाया गया है, सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे ये बात है कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हैं, और वो वज़ीर आज़म बनेंगे कोलिशन के साथ, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये एक लोगों की समझ में आने वाली बात जो पिछले 1-1.5 माह से तबसरे में चल रही थी, वो नज़र आई। अब बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि हम किसी भी शक्ल में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी नहीं होंगे, ना मैं वज़ीर ख़ारजा बनूंगा। यानी उसने लाइन को, उस जो एक नज़रिया था या सोच थी या एक इम्कान था, उसको यकसर मुस्तरद कर काट दिया उस लाइन को। अब आगे क्या होगा? अगर वज़ीर नवाज, अब चाहे देखें 164 सादा नशिस्तें चाहिए कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को या किसी भी जमात को पाकिस्तान में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए, तो 164 कोई जमात इस काबिल इस वक्त मुझे नहीं लग रही, और यही होगा। पहले भी ऐसे ही होता है कि 164 की सादा अक्सरियत ले ले और फिर एक वोट से हुकूमत बना ले। अगर एक वोट से बना भी लिए तो 2 वोट तोड़े तो हुकूमत खत्म, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बनेगी तो कोलिशन गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया नजर आती है। बिलावल निकल गए, नवाज शरीफ वजीर आजम हो गए। अब कौन कौन पार्टी इनको ज्वाइन करेगी? MQM एक नए वल्वले जज्बे के साथ कराची में इलेक्शन लड़ रही है। हो सकता है 2-4 सीटें निकाल ले, लेकिन वहां कराची में मेयर मुर्तज़ा वहाब बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नया एक जन्म लिया है कराची की पॉलिटिक्स में, यानी वहाँ पे सारे जमात इस्लामी ने अपना बड़ी एक अलग किस्म की बलदियाती इलेक्शन में परफॉर्मेंस दी थी, और नईमुल हक वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं। जमात इस्लामी नहीं आती तो MQM तो आएगी। उसके बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक जो PTI है ना, PTI के साथ देखें हो क्या रहा है। PTI के साथ वही हो रहा है जो 2018 में नवाज शरीफ के साथ हो रहा था और जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था। अब ये यानी रिवर्स लग गया है। पहले सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की PTI के साथ थी, अब ये सपोर्ट इनके साथ चले गई है। पहले ये ज़ेरे एताब थे, अब ये ज़ेरे एताब। कोई कैंपेन में है नहीं, कहीं पे कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा PTI का, और दूसरी तरफ धड़ाधड़ जलसे हो रहा। आज भी कसूर में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का जलसा हो रहा था, काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे गैदरिंग थी, और बार बार वो हाथ उठा उठा के लोगों को पूछ रहे थे कि नौजवान कितने हैं, यानी 20 साल से नीचे कितने हैं और 20 से 30 साल वाले कितने हैं, हाथ खड़े करा करा के। तो वो मुतमईन होना चाहते थे कि क्या यूथ अब भी PTI के साथ है या इनके साथ भी कुछ है। तो उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि बहुत सारे यूथ जो है हमारे साथ है। वो तो ऐसे PTI वाले कहते हैं। अब PTI वालों के साथ खुला मैदान नहीं है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। ना कैंपेन, ना पोस्टर लगते हैं तो इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि वो रात को उतार देते हैं, अगले दिन फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन करे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इलेक्टेबल 2018 में PTI के साथ, उनमें से बहुत सारे निकल गए। लाहौर में शहजाद फरूक मरीम का मुकाबला कर रहे हैं। अब शहजाद फरूक बेचारे को पॉलिटिक्स की कोई, यानी वो काउंसलर भी नहीं रहा, और कौमी असम्बली का इलेक्शन है। इस तरह लतीफ़ खोसा साहब, ख्वाजा साद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इलेक्शन, क्योंकि वो रेलवे के वजीर रहे हैं, तो पेंशनर्स की उसमें शायद कुछ इंटरेस्ट भी हो। ख्वाजा साद का मुकाबला कर रहे हैं साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा। लतीफ़ खोसा की लाहौर में सियासत सिर्फ गवर्नर हाउस तक की है, यानी उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ से कोई इलेक्शन इस तरह से नहीं लड़ा कि वो कहीं जीत में नजर आती हो या कोई ऐसी बात, कोई चक्कर नहीं। लेकिन वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो डिफेंस का इलाका है। डिफेंस में बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो 9 मई को भी नज़र आई थी, और कैंट के इलाके भी हैं, और कुछ इलाके इसमें गुलबर्ग का भी एक टच लगता है, तो वो इलाके। अब ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला है लतीफ़ खोसा से, वो भी कंपेयर में बस नज़र आ रहे हैं क्योंकि वकील है। दूसरा बड़ा मुकाबला जो, यानी बड़ा कैंडिडेट को PTI का
मशहूर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, हालांकि वो भी सियासी बर्ड नहीं, वो है सलमान अकरम राजा साहब, बड़े वकील हैं, बड़े अच्छे इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। उनका मुकाबला ओन चौधरी IPP के कर रहे हैं, लेकिन उसमें पीपल्स इसने मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट नहीं दिया, सीट एडजस्टमेंट है। एक और मुकाबला वहाँ पे NA 117 में अब्दुल अलीम खान का IPP से हो रहा है, और वो खड़े हैं, और मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट है। उनका मुकाबला अली जाज भुट्टर, एक बिल्कुल नया नौजवान है वकील, वो मुकाबला कर रहा है। अब मुकाबला, अब आपने वोट कितने लेने, यानी देखिए कि ख्वाजा साद वाले हल्के में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान ख्वाजा साद से मुकाबला कर रहे थे, और इमरान खान ने लिए 84,531 वोट, और ख्वाजा साद ने लिए उस वक्त 83,775 वोट। तो 756 वोटों से ख्वाजा साद रफीक वो इलेक्शन हार गए। ज़िमनी में इमरान खान ने वो सीट छोड़ी और उसके ऊपर हुमायूं अख्तर खान को इलेक्शन लड़वाया। तो हुमायूं अख्तर खान जो है वो ख्वाजा साद रफीक से 10,035 वोटों से हार गए। 50,444 ख्वाजा ने लिए और हुमायूं अख्तर खान ने 50,444 हुमायूं अख्तर खान ने लिए, और ख्वाजा साद रफीक ने लिए 60,410। तो ख्वाजा साद ने 10,000 की लीड से जीत लिया। इमरान खान की गवर्नमेंट भी थी, स्टैब्लिशमेंट भी साथ ही, सब चीज़ें थी, ये अपनी नज़र में रखिएगा। तो अब खोसा मुकाबले में है, सिर्फ पोश एरिया नहीं है, जो कैंट के गरीब बस्तियां हैं, छोटे छोटे इलाके हैं इर्द गिर्द के, वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक का बहुत बड़ा वोट बैंक धर्मपुरा के जैसे इलाका है वहाँ पे मौजूद है। तो अगर PTI वाले सारे निकल के अगर वोट डाल भी दें तो फिर क्या होगा, तो फिर भी वो ख्वाजा साद रफीक के साथ जो इस वक्त सपोर्ट है, या जो उनको खुल्लम खुल्ला इजाज़त है, या जो उनकी पुरानी बेस है, किस तरह से होगा, मुश्किल। NA 130 और लाहौर का हल्का आखिरी, नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद बेचारी जेल में, कंपेन कोई नहीं है, नीचे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस वो छुप छुप के वो उनके पम्फलेट वगैरह कोई बांटते हैं, और नवाज शरीफ उसके मुकाबले में खड़े हैं। उनके नीचे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े हैं, बिलाल यासीन और मियां मरगूब, दोनों ही MNA रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं प्रोविंशियल, बिलाल यासीन, और उनका मुकाबला कर रहा है जुबैर नियाजी, और दूसरी सीट पे सूबाई पे कर रहा है असगर गुज्जर। जुबैर नियाजी भी गायब है और असगर गुज्जर भी रूपोश है। मुझे बताइए कि ये किस तरह का मुकाबला होगा। इस तरह का मैदान में मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और अगर ये मेरे ज़राए या समझिए या मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान में फैसले करने वाली फैसला कुन ताकत ने अब थोड़ा सा ये सोच लिया है कि सभी लोग तो आज़ाद हो गए। इनके इंतखाबी निशान, सबसे पहली बात तो PTI का बल्ला छीने जाने के बाद, PTI का निशान ख़त्म होने के बाद कन्फ्यूजन का एक समंदर है हर कैंडिडेट के, यानी 2 सूबाई वाले तीनों के निशान नहीं मिल रहे। कोई बंदा एक निशान पे कह ही नहीं सकता। एक के पास अगर डॉल्फिन का निशान है तो दूसरे के पास जो है वो बच्चों की साइकिल है, तीसरे के पास जो है बकरी भी है। तो नहीं क्या वोट मांगेगा जी, मुझे बकरी को वोट दो, बकरी को किसने वोट देना है, बकरी को। ये बड़ी मैस क्रिएट हुआ। ऐसे हालात में मैं कहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे होंगे उस वक्त तो कहते थे खंबा खड़ा गया तो जीत गए। अगर ये लोग आज़ाद जीत जाते हैं तो ये खंबे होंगे इमरान खान के। इमरान खान के खंबे भी जीत गए तो क्या गारंटी है कि ये खंबे अपनी जगह पे गड़े रहेंगे। जो करता धरता है वो बताने लगा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि अगर ये 80-70 भी जीत गए तो 40-30 का इनके साथ अट्टी लगी हुई है। 40 ने उधर हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत में IPP में शामिल होना है, और IPP में शामिल होके इन लोगों ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। नवाज शरीफ को गारंटी है प्राइम मिनिस्टर बनने की। इसीलिए बिलावल ने अब ये सोचा है कि मेरा यहाँ पे काम ख़त्म है, तो मैं अब नारा लगाता हूँ एंटी स्टैब्लिशमेंट का। और चूंकि PTI बिल्कुल दबाव में है और इलेक्शन के बाद भी कौमी असम्बली के अंदर जो आज़ाद अरकान होंगे जो PTI के साथ खड़े होंगे वो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर वो आज़ाद तादाद में भी रह के पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे खड़े हो जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन जाएगी। कुछ उनको बचत का रास्ता नजर आएगा। और अगर ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन ही कर लेते हैं तो काम खत्म। यानी ज्वाइन तो शायद ना करें लेकिन खड़े रहें अपनी जगह पे, तो लेकिन अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इमरान खान ने छीन लिया था।
अगर इमरान खान की पार्टी अगले 5 साल में, अब इतने बुरे हालात हैं, आपको पता ही है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, तो बिलावल को ये तवक्को है, मेरे सोच के मुताबिक उसको ये तवक्को है कि ये तमाम लोग जो मेरे से दूर हुए थे पीपल्स पार्टी से, ये पीटीआई से वापस पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट टर्म में मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं ही बनूं। इस बार उसको पता चल गया कि नहीं, और अगर आज़ाद की तादाद ज्यादा निकली और बिलावल भुट्टो 80 सीटें जीत गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यानी 164 वाला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी बन सकेगा, लेकिन कोई दूर दूर तक चांस अब मुझे नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ पंजाब में बहुत ही इलेक्टेबल के साथ खेल रहा है, पूरी सपोर्ट के साथ खेल रहा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुआशी है। पाकिस्तान के मुआशी मसले से भी बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम है। वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम इन इलेक्शन के बाद हर कीमत पे गारंटेड है, और वो गारंटी हुकूमत की शक्ल में IMF के साथ एक और डील होनी है। पाकिस्तान इस वक्त, आपको ये बीच में चलते मुझे याद आ गई बात, 8.5% बेरोजगारी है। ये पाकिस्तान की 40 साल तारीख में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त रिकॉर्ड है। 4.5 यानी 8% का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है 13 करोड़, उसमें से अब आप गिनने के कितने लोग इस वक्त सड़क पे हैं, और 30 लाख के करीब हर यानी साल में लोग ग्रेजुएशन और बाकी चीज़ें एजुकेशन लेके बाहर आ रहे होते हैं, जॉब चाहिए होती है, तो वो भी नहीं। बड़े मुश्किल हालात हैं। स्टेबिलिटी गारंटेड है कि ये लानी है हमने। इसलिए मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, और पंजाब में IPP के साथ आज़ाद मिल गए तो चीफ मिनिस्टर है अब्दुल हलीम खान, और सेंटर में बिलावल भुट्टो जरदारी हैं अगले पाकिस्तान के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मुझे तो यही लगता है। अब बाकी 2 दिन के बाद फैसला होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अब आता हूँ रेलवे के पेंशनर्स के। आज मेरी बात हुई थी मेंबर फाइनेंस से अदनान रफीक साहब से, और उन्होंने बड़ी एफर्ट की, क्योंकि मसला ये है कि वजारत ख़जाना के लोग जो है वो इस वक्त इलेक्शन के इंतजामात में फंसे हुए हैं, और IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में उनके साथ एक अगले जो हमारा रिव्यू है उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल हालात में इमदाद बुसाल सेक्रेटरी फाइनेंस इस वक्त हैं। तो इसके बावजूद उन्होंने जो रेलवे से समरी गई थी उसके ऊपर दस्तखत जो है वो कर दिए थे। आज ये समरी अदनान रफीक साहब सारा दिन जो उसके पीछे लगे रहे, और आज AGPR से वो जो सैंक्शन है वो निकल गई, और वो सैंक्शन जो है वो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जमा हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ लाहौर में ज़ियाउल्लाह नियाज़ी जो FNCO रेलवे हैं वो कल सुबह ये चेक जमा करा देंगे। 4.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर हो के तो रेलवे के अकाउंट में कल जमा हो जाएगी, और उसके बाद पेंशन का चेक स्टेट बैंक लाहौर में जमा होगा। अब पेंशन कब मिलेगी आपको, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो ये है कि कल रात को आप ATM से इंशाल्लाह पेंशन लेना शुरू कर देंगे, और बुध यानी कल बुध को और जुमेरात को भी पेंशन आपको मिलेगी। उसके बाद चूँकि आगे इलेक्शन, जुमेरात को इलेक्शन है, तो बुध कल तक आपको रात को आएगी, और अगर 8 तारीख को कुछ बैंकों ने पेंशन ना दी तो फिर 9 फरवरी को यानी जुमे को आपको पेंशन मेरे ख्याल में सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब तक की सूरत हाल यही है। मैंने एक लंबा सियासी एनालिसिस भी किया, शायद आपको काम आए या आप इसको इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी, मैं समझता था कि कुछ जो मेरे जहन में चीज़ें आई हैं या मेरी नॉलेज में आई हैं वो अब तक पहुँचाया जाए। अगले वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।